जी के मस्ती एमएस में आपका फिर एक बार स्वागत है। पिछले भाग में हम लोग शेक्सपियर पर, विलियम शेक्सपियर पर चर्चा कर रहे थे। आप लोग अच्छे अच्छे वीडियो के देखने के चक्कर में ना पड़े, ज्ञानार्जन करें तो हमारे इस डिस्कशन को प्यार से सुनिएगा। 20 क्वेश्चन हो गए थे। ज्यादा समय को ना बर्बाद करते हुए 21वें क्वेश्चन पर, टॉपिक पर आते हैं। लिखा है शेक्सपियर कॉन्टेम्पोररी वाज मिल्टन, चासर, इलियट, बेन जॉनसन। तो मिल्टन तो 1608 में पैदा हुए, 1616 में शेक्सपियर की मृत्यु हो गई थी। चासर तो बहुत पहले 1300 और 1400 के मध्य में पैदा हुए थे। इलियट तो अभी अभी मॉडर्न एज के हैं, तो सही ऑप्शन बेन जॉनसन। विलियम शेक्सपियर की मृत्यु 23 अप्रैल 1616 को हुई थी, स्ट्रेटफोर्ड में ही। 52 साल की इनकी उम्र थी जब इनकी मृत्यु हुई। होली ट्रिनिटी चर्च के चैंसेल में इनको दफनाया गया इनकी मृत्यु के 2 दिन बाद। और उनके एपिटैफ पर कुछ लिखे हैं शब्द जो पिछले पार्ट में हमने बताया था आपको। गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक बॉर्बियर टू डिग द डस्ट इनक्लोज्ड हियर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्क्वायर्स दीज स्टोन्स एंड कर्स्ड बी he that moves my bones। तो इस संसार में जो आया उसे मरना तो पड़ा। ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे विलियम शेक्सपियर। 7 साल की जब इनकी उम्र थी तब इन्हें ग्रामर स्कूल जो स्ट्रेटफोर्ड में ही था वहां भेजा गया, और थोड़ी बहुत लैटिन और ग्रीक सीखने के बाद वहां से इन्हें उठा लिया गया, अर्थात दूसरे काम धंधे में लगा दिया गया। फिर जब ये 1818 वर्ष के हो गए, यानी 1582 में, 1564 में जन्म हुआ। 1582 में इनकी अन हैथवे जो 8 साल इनसे बड़ी थी उसके साथ में शादी हो गई। ये 18 साल के थे और वो 26 साल की थी। एन हाथवे और विलियम शेक्सपियर के 3 बच्चे हुए। शादी के 6 महीने बाद सुसन्ना का जन्म हुआ और बाद में 2 जुड़वा बच्चे हुए, हैमनेट और ज्यूडिथ। हैमनेट HAMNET, हैमनेट और ज्यूडिथ जुड़वा बच्चे हुए। हैमनेट किसी अज्ञात कारण से 11 वर्ष की उम्र में, यानी 85 में पैदा हुए और 96 में मर गए। सुसन्ना जो बड़ी पुत्री थी उसकी मैरिज एक डॉक्टर के साथ में 1607 में कर दी गई और उस डॉक्टर का नाम था जॉन हॉल। ज्यूडिथ की शादी थॉमस क्यूने के साथ में की गई। थॉमस क्यूने, QUINEY, जो एक विंटर था। 2 महीने विलियम शेक्सपियर की मृत्यु के 2 महीने पहले उसकी शादी की गई। किसकी? जो छोटी पुत्री थी ज्यूडिथ की शादी थॉमस क्यूने के साथ में की गई। विलियम शेक्सपियर का दूसरा नाम बड़े प्यार से मिला था, बार्ड ऑफ एवन। ये अंग्रेजी एलिजाबेथन कवि, एक्टर और रिनेसां के नाटककार हैं। 1585 से और 1592 के मध्य में इनका एक सक्सेसफुल कैरियर स्टार्ट हो गया लंदन में, एक्टर भी और राइटर के तौर पर। 1585 से और 1592 तक एक सफल एक्टर और राइटर बन चुके थे लंदन में।
1594 में इन्होंने एक्टिंग ट्रॉफी ज्वाइन कर ली, जिसका नाम था एक्टिंग ट्रॉफी का लॉर्ड चैम्बरलेंस की थी, लॉर्ड चैम्बरलेंसमैन, ये ट्रॉफी का नाम था, TROUP, मतलब थिएटर का नाम था लॉर्ड चैम्बरलेंसमैन। 1594 में ज्वाइन कर ली और 1585 से 1592 तक ये बहुत सफल हो चुके थे एक्टर और राइटर के तौर पर। 1603 में इस ग्रुप का नाम बदलकर, जो ग्रुप का नाम था लॉर्ड चैम्बरलेंसमैन, इस ग्रुप का नाम बदलकर कर दिया गया किंग्स मैन। क्यों? क्योंकि 1603 में एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद सिंहासन पर किंग जेम्स प्रथम का सत्तारूढ़ होना हुआ। फिर 1597 में जब खूब पैसा इन्होंने कमाया, 1596 में इनका पुत्र भी खत्म हुआ, 97 में इन्होंने एक स्ट्रेटफोर्ड में एक मकान लिया जिसका नाम न्यू पैलेस था। क्या नाम था? न्यू पैलेस। 1597 में न्यू प्लेस स्ट्रेटफोर्ड में एक मकान खरीदा, भवन खरीदा बड़ा आलीशान। 1599 में 1/10 शेयर के हिसाब से एक कंपनी मेंबर्स में पार्टनरशिप करी और इन्होंने अपना स्वयं का थिएटर बनाया। पहले तो ये लॉर्ड चैम्बरलेंस मैन में और फिर किंग मेंस में काम किया। 1599 में 1/10 शेयर के साथ में एक अपनी कंपनी मेंबर्स बनाई जिसका अपना स्वयं का थिएटर थेम्स नदी के दक्षिणी छोर पर इन्होंने अपना थिएटर बनाया। थेम्स जो नदी थी उसके दक्षिणी छोर पर इन्होंने अपना थिएटर बनाया और 1599 में जो एक थिएटर बनाया गया था 1/10 शेयर के साथ में, इसी थिएटर का नाम जो साउथ किनारे पर थेम्स के था, इसी थिएटर को बाद में ग्लोब कहा गया। पहले तो इसने पार्टनरशिप में ये थिएटर बनाया और बाद में ये स्वयं मालिक बन गया था ग्लोब। और एक और थिएटर था ब्लैक फियरर थिएटर। इसने इसके पास पैट्रॉन थे, कई अच्छे अच्छे लोगों से इसकी पहचान थी। उनमें से कई हैंडसम गैलेंट अर्ल थे, जैसे साउथट्रम के जो अर्ल थे, जागीरदार थे साउथट्रम के, इनका नाम था हेनरी रेथस्ले, जिसने कई सोनेट उसको और कई कविताएं उसको संबोधित की हैं। जो अर्ल ऑफ साउथट्रम था हेनरी रेथस्ले को, और भी लोगों से इसके अच्छे संबंध थे। कहा तो ये जाता है कि लेजेंडरी और हिस्टोरिकल मटेरियल के लिए शेक्सपियर ने मुख्य रूप से जो होलिनसेट की कृति थी क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, होलिनसेट की एक बुक थी क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। किसकी किताब? होलिनसेट साहब ने एक बुक लिखी थी क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। तो जो इस हिस्टोरिकल प्लेस के हैं वो होलिनसेट की इसी बुक क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड पर ही आश्रित हैं। और इस किताब को होलिनसेट्स की किताब क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड की किताब को थॉमस नॉर्थ ने 1569 में ट्रांसलेट किया था प्लूटार्क्स पैरेललिव्स को। थॉमस नॉर्थ ने 1579 में प्लूटार्क की किताब जो पैरेललिव्स थी उसका ट्रांसलेशन किया था। अब बताए, कभी कभी क्वेश्चन एक आएगा कि ओरिजिनल प्लॉट्स कौन कौन से हैं शेक्सपियर के, तो लव्स लेबर लोस्ट, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, द मेरी वाइव्स ऑफ विंडसोर और द टेम्पेस्ट। लव्स लेबर लोस्ट, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, द मेरी वाइव्स ऑफ विंडसोर और द टेम्पेस्ट। 4 नाटकों में
शेक्सपियर के ओरिजिनल प्लॉट्स हैं, बाकी सब इधर उधर से लिए गए। लव्स लेवर्स लोस्ट, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, द मेरी वॉयज ऑफ वाइंडसोर, द टेम्पेस्ट। महान ट्रेजेडी हमने बताई दी हैं, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। हैमलेट 1602, ओथेलो 1604 में, जिसका दूसरा नाम दी मूर ऑफ वेनिस, 5 में किंग लियर और 6 में मैकबेथ। इसकी 4 महान कॉमेडी भी गिनी जाती हैं। 4 ट्रेजेडी हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ गिनी जाती हैं, तो 4 महान कॉमेडी भी गिनी जाती हैं। कौन कौन? मच एडू अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट। है तो काफी सारी कॉमेडी, जैसे टू जेंटलमैन ऑफ विरोना, टाइमिंग ऑफ द श्रीव, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, लव्स लेवर लोस्ट, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मैरी वाइव्स ऑफ वाइंडसोर, मच एडू अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, दूसरा नाम है व्हाट यू विल, व्हाट यू विल, ट्वेल्थ नाइट का दूसरा नाम है व्हाट यू विल, मेजर फॉर मेजर, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट। तो ये कॉमेडी है। टू जेंटलमैन ऑफ विरोना 1590-91 में लिखी गई। टाइमिंग ऑफ द श्रीव 1590-91 में लिखी गई। द कॉमेडी ऑफ एरर्स 1594 में लिखी गई। लव्स लेवर लोस्ट 1594-95 में लिखी गई। ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम 1595 में लिखी गई। द मर्चेंट ऑफ वेनिस 1596 में लिखी गई। द मैरी वाइव्स ऑफ वाइंडसोर 1597-98 में लिखी गई। मच एडू अबाउट नथिंग 1598 में लिखी गई। एज यू लाइक इट 1599-1600 में लिखी गई। ट्वेल्थ नाइट या व्हाट यू विल 1601 में लिखी गई। मेजर फॉर मेजर 1603 में लिखी गई। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल 1604-5 में लिखी गई। विंटर्स टेल 1609 में लिखी गई। और लास्ट कॉमेडी द टेम्पेस्ट 1611 में लिखी गई। लेकिन ग्रेट कॉमेडी मच एडू अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट ही मानी जाती है। मच एडू अबाउट नथिंग 1598 में लिखी गई। एज यू लाइक इट जो इनकी फेमस ग्रेट कॉमेडीज में मानी जाती है। ट्वेल्थ नाइट, ये ट्वेल्थ नाइट का दूसरा नाम व्हाट यू विल 1601 में लिखी गई। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है 1596 में लिखी गई। और एज यू लाइक इट चौथी ग्रेट कॉमेडी 1599 और 1600 में लिखी गई। तो ये तो ग्रेट कॉमेडी थी। 3 इनके रोमन प्ले माने जाते हैं, कोरियोलाइनस, जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। कोरियोलाइनस, जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। 4 प्ले इनके ड्रामेटिक रोमांस भी माने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, बड़ा फेमस कोटेशन आ गया। 4 इनके प्ले ड्रामेटिक रोमांस माने जाते हैं या ट्रेजिक कॉमेडी। ड्रामेटिक रोमांस या ट्रेजिक कॉमेडी भी, जिसमें हंसी भी और दुख की दोनों, कॉमेडी और ट्रेजिडी दोनों का मिक्स माने जाते हैं या ड्रामेटिक रोमांस माने जाते हैं। कौन कौन? पेरिकल्स, सिम्बेलिन, द विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट। ये 4 जो हैं ड्रामेटिक रोमांस। पेरिकल्स तुम लोग जानते हो, जिसका दूसरा नाम प्रिंस ऑफ टायर है।
1607 में जो प्रकाशित हुई। तो इसे ड्रामेटिक रोमांसेस भी मानते हैं, वैसे ट्रेजेडी में हमने बताया था पिछले भाग में, लेकिन ट्रेजिक कॉमेडी कही जाती है। द विंटर्स टेल ये अभी अभी कॉमेडी में हमने गिनाया, लेकिन इसको ट्रेजिक कॉमेडी भी माना जाता है। किसको? द विंटर्स टेल को। और विंटर्स टेल 1609 में प्रकाशित हुई थी। सिम्बेलिन ये भी ट्रेजेडी में गिनी जाती है, लेकिन ट्रेजिक कॉमेडी भी है। ये 1610 में प्रकाशित हुई। और द टेम्पेस्ट कॉमेडी में जो है, लेकिन ट्रेजिक कॉमेडी भी कहते हैं, ये 1611 में लिखी गई थी। 1896 में फ्रेडरिक एस बॉस ने एक टर्म दिया था, प्रॉब्लम प्ले। 1896 में एक टर्म का जन्म हुआ, और किया किसने? 1896 में फ्रेडरिक एस बॉस ने 1896 में एक टर्म का कॉइंड किया, प्रॉब्लम प्लेज। और इनके 3 जो प्ले हैं प्रॉब्लम प्ले में गिने गए। कौन कौन? ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, दूसरा है मेजर फॉर मेजर, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। तो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, ट्रोइलस और क्रेसिडा, ये जो हैं तीनों इनके जो हैं ये कॉमेडी हैं, लेकिन इनको प्रॉब्लम प्लेज में गिने गए जब फ्रेडरिक एस बॉस ने 1896 में प्रॉब्लम प्ले का एक टर्म दिया। मेजर फॉर मेजर आप लोग जानते हो 1603 में प्रकाशित हुआ। ट्रोइलस एंड क्रेसिडा आप लोग जानते हो प्रकाशित किस सन में हुआ था? ये ट्रेजेडी थी। ट्रोइलस और क्रेसिडा 1602 में प्रकाशित हुई थी। और ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल 1604-5 में प्रकाशित हुआ था, ये भी कॉमेडी है। तो अब ये प्रॉब्लम प्ले में 3 गिने जा सकते हैं, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। उसकी कुछ लास्ट मुख्य ट्रेजेडी एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा और कोरियोलाइनस गिनी जाती है। क्यों? क्योंकि एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा जो है 1606 में प्रकाश लिखी गई, और कोरियोलाइनस ये 1608 में लिखी गई। तो ये मुख्य अंतिम ट्रेजेडी मानी जाती है। कॉन्टेंट सम शेक्सपियर फाइनेस्ट पोट्री, कुछ पोट्री भी है जो अच्छी मानी जाती है, और बहुत हद तक वो ट्रेजेडी में सफल भी हुआ। कवियों और क्रिटिक ने कहा है ट्रेजेडी। एक कवि और आलोचनाकार टी.एस. इलियट, उन्होंने इनके जो ट्रेजेडी है मैकबेथ 1606 में जो लिखी गई, मैकबेथ को इन्होंने टी.एस. इलियट ने एन आर्टिस्टिक सक्सेस कहा है। मैकबेथ को टी.एस. इलियट ने जो ट्रेजेडी है 1606 में लिखी गई थी, टी.एस. इलियट ने मैकबेथ को एन आर्टिस्टिक सक्सेस कहा। और जबकि दूसरी जो ट्रेजेडी है हैमलेट, जो 1602 में प्रकाशित हुई थी, 1-2 में, उसको उन्होंने आर्टिस्टिक फेलर कहा। ध्यान रखना, मैकबेथ को आर्टिस्टिक सक्सेस और हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलर कहा। और इसका आधार जो है ऑब्जेक्टिव कॉरलेटिव के आधार पर। ऑब्जेक्टिव कॉरलेटिव टी.एस. इलियट ने टर्म दिया था, तो ऑब्जेक्टिव कॉरलेटिव के आधार पर इन्होंने मैकबेथ को एन आर्टिस्टिक सक्सेस बताया और हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलर बताया। शेक्सपियर ने कई अपने नाटकों में रोल भी अदा किए, जैसे एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट जो 1599 और 1600 में प्रकाश लिखा गया था, उसमें इन्होंने रोल आदम का निभाया था। किसका? आदम बाबा का रोल निभाया था। हैमलेट जो 1602 में लिखा गया, उसमें इन्होंने भूत का रोल निभाया था, जो हैमलेट के पिता होते हैं। और कोरस का रोल इन्होंने हेनरी फिफ्थ में निभाया था। हेनरी फिफ्थ जो इनका नाटक है, हेनरी फिफ्थ में
जो 1598-99 में लिखा गया। हेनरी फिफ्थ में इन्होंने रोल जो है कोरस का निभाया था, और किंग डनकन का रोल मैकबेथ में इन्होंने निभाया था, जो 1606 में प्रकाश लिखा गया था। तो ये तो इन्होंने जो रोल निभाए, एज यू लाइक इट में आदम का, भूत का हेमलेट में, और कोरस का हेनरी फिफ्थ में, और मैकबेथ में किंग डंकन का रोल भी निभाया था। 4042 लाइन और 29,551 शब्द हेमलेट में हैं। 4042 लाइन्स और 29,551 शब्द हेमलेट में होने के कारण शेक्सपियर का सबसे लंबा प्ले माना जाता है। 1787 लाइन और 14,369 शब्द होने के कारण कॉमेडी ऑफ एरर को सबसे छोटा नाटक माना जाता है। ध्यान दें, हेमलेट जो 1602 में लिखा गया, 4042 लाइन 29,551 शब्द होने के कारण सबसे बड़ा, और द कॉमेडी ऑफ एरर्स, जो कॉमेडी ऑफ एरर्स 1594 में लिखी गई थी, कॉमेडी ऑफ एरर में 1787 लाइन और 14,369 शब्द होने के कारण सबसे छोटा नाटक माना जाता है। लव्स लेबर लोस्ट सबसे बड़ा राइमिंग लाइन वाला शेक्सपियर का, सारे नाटकों में सबसे ज्यादा तुक किसकी मिलती है, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज राइमिंग का है लव्स लेबर लोस्ट में। एक शेक्सपियरियन स्कॉलर जो है, यानी शेक्सपियरियन विद्वान जो हैं, टकर ब्रूक, क्या नाम है, टक्कर ब्रूक, TUCKER, टक्कर ब्रूक ने बताया कि 62.2% लाइन लव्स लेबर लोस्ट की तुकांत है, मतलब रिदम मिलती है 62.2, और जबकि सबसे कम तुकांत मिलती हैं ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम। इन्हें दूसरे नंबर पर जो है लव्स लेबर लोस्ट में 62.2 लाइनों की तुक मिलती है, और दूसरे नंबर पर ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम जो 1595 में लिखा गया था, उसमें 43.4% ही तुकांत मिलती है ना। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा मस्त भरा जीवन लिखा। विलियम जोसेफ लॉन्ग ने इनके साहित्यिक कैरियर को 4 भागों में बांटा है। इनके साहित्यिक कैरियर को 4 भागों में बांटा है। पहला भाग है ए पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, दूसरा है ए पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तीसरा है ए पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन, चौथा है ए पीरियड ऑफ रिस्टोर्ड सेरेनिटी ऑफ काम एंड स्ट्रॉन्ग। 4 भागों में इनके पूरे साहित्यिक जो इनका कैरियर है उसको 4 भागों में बांटा है। ए पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, ए पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ए पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन, ए पीरियड ऑफ रिस्टोर्ड सेरेनिटी ऑफ काम आफ्टर स्टॉर्म। तो ये 4 भागों में बांटा है। 19वीं शताब्दी, मतलब 19वीं शताब्दी के अंत में एक विद्वान हुए हैं एडवर्ड डाउडेन। कौन विद्वान हुए हैं? एडवर्ड डाउडेन। इन्होंने अपनी किताब एक लिखी थी, शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट, जो हमने बताई थी आप लोगों को। एडवर्ड डाउडेन ने एक बायोग्राफी, मतलब शेक्सपियर पर किताब लिखी थी, पिछले भाग में हमने बताया है। शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट, ये इन्होंने किताब लिखी थी 1875 में। तो उन्होंने भी 4 भागों में शेक्सपियर के साहित्यिक कैरियर को बांटा। उन्होंने इसके दूसरे नाम दे दिए, जिसे लॉन्ग साहब ने पहला भाग दिया था ए पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन का, तो एडवर्ड डाउडेन ने पहला भाग बता दिया इन दी वर्कशॉप। दूसरा भाग लॉन्ग साहब ने दिया था ए पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जबकि एडवर्ड डाउडेन ने दूसरा भाग दे दिया है इन दी वर्ल्ड। पहला भाग इन दी वर्कशॉप,
दूसरा भाग इन दी वर्ल्ड, तीसरा भाग आउट ऑफ डेप्थ दे दिया, आउट ऑफ डेप्थ। और जबकि लॉन्ग साहब ने तीसरा भाग बताया था ए पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन, और इन्होंने तीसरा भाग आउट ऑफ डेप्थ। चौथा भाग उन्होंने बताया था ए पीरियड ऑफ रिस्टोर्ड सेरेनिटी ऑफ काम आफ्टर स्टॉर्म, और इन्होंने बताया ऑन दी हाइट्स। तो ये चार भाग इन्होंने दिए, इन दी वर्कशॉप, इन दी वर्ल्ड, आउट ऑफ डेप्थ, ऑन दी हाइट्स। उन्होंने लॉन्ग साहब ने दिए थे पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, ए पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ए पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन, और इन्होंने दिए इन दी वर्कशॉप, इन दी वर्ल्ड, आउट ऑफ डेप्थ, ऑन दी हाइट्स। तो इस तरीके से चार चार भागों में एडवर्ड डाउडेन और लॉन्ग साहब ने बंटवारा किया इनका साहित्यिक कैरियर। और इस तरीके से जो कॉमेडी, हिस्ट्री और ट्रेजेडी के हमने जो अभी बताए हैं तुमको हिस्ट्री वगैरह, तो ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू शेक्सपियर जो मिचेल डॉब्सन के द्वारा लिखे गए थे, जो हमने तिथियां बता रहे हैं, तो एक बुक है मिचेल डॉब्सन के द्वारा दी ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू शेक्सपियर, इसी के आधार पर सब बता रहे हैं। तो 21वां क्वेश्चन हो चुका था, हम लोगों ने देखा था, जिसमें बताया गया था कि शेक्सपियर के कंटेम्पोररी कौन है, तो बेन जॉनसन बता दिया। अब लिखा है कि चार किताबें, द व्हील ऑफ फायर, द इंपीरियल थीम, द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट और द क्राउन ऑफ लाइफ, ये शेक्सपियर की आलोचना, उनकी समालोचना पर लिखी गई है। लेकिन इनको लिखा किसने है, इनको किसने लिखा? द व्हील ऑफ फायर, द इंपीरियल थीम, द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट और द क्राउन ऑफ लाइफ, तो इन्हें लिखने वाले हैं विल्सन नाइट। विल्सन नाइट साहब ने ये चारों किताबें शेक्सपियर के बारे में लिखी हैं, विल्सन नाइट ने। द व्हील ऑफ फायर, द इंपीरियल थीम, द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट, द क्राउन ऑफ लाइफ। 23वां है अदर्स से वाइड आवर क्वेश्चन थाउ आर्ट फ्री। सब पर मैं सवाल कर सकता हूं, सबकी मैं कमियां निकाल सकता हूं, मगर थाउ आर्ट फ्री, तुम्हारी कला जो है, तुम्हारी जो अदा है, उस वो कमी निकालने योग्य नहीं है, फ्री है। ये किसने कमेंट किया है शेक्सपियर पर? मैथ्यू अर्नोल्ड ने। 24वां क्वेश्चन, डायनास स्लिप्स इज नॉट मोर स्मूथ एंड रिवियस, थाई स्मॉल पाइप इज एज मिडेन ऑर्गन श्रिल एंड साउंड। ये पर्सनल रूप से कहां से लाइन आई है? डायना के ओंठ इतने अधिक चिकने और रिवियस नहीं है, तुम्हारा स्मॉल पाइप, तुम्हारी जो आवाज है, तुम्हारी जो पाइप है, सुरीली बांसुरी है, वो मेडन ऑर्गन है। मतलब मैं ऐसा पहली बार सुन रहा हूं, इतनी श्रील और इतनी साउंड आवाज। डायना के लिप इतने नहीं है अधिक स्मूथ और रिवसी, इतना तुम्हारा छोटा पाइप, मेडन ऑर्गन, श्रील और साउंड है इसकी। तो ये पर्सनालिटी किसकी बताई जा रही है? ये पर्सनालिटी जो है वायला की बताई जा रही है, जो वायला 12th नाइट में आई है। सीलिया जो एज यू लाइक इट में आई है। डेस्डी मोना जो ओथेलो की नायिका है। इन तीनों में जो ये बताई गई है, डायनास लिप इज नॉट मोर स्मूथ एंड रिवियस, थाई स्मॉल पाइप इज एज द मेडन ऑर्गन, श्रील एंड साउंड, तो ये है वाइला के बारे में बताया गया। 24वां है आई विल डू माई बेस्ट टू वू योर लेडी। मैं अपना सर्वोत्तम करूंगी, टू वू योर लेडी, जो तुम्हारी लेडी अगर कोई होती, कोई औरत होती, जितना करती उतना मैं सर्वोत्तम करूंगी। तुम्हारे पास जितनी भी औरतें हैं, जितने भी कर्मचारी लेडी के तौर पर जितने कर सकते हैं, उतना मैं सर्वोत्तम करूंगी। ये कौन कहता है? क्लियोपट्रा कहती है, नौकरानी के भेष में जो क्लियोपट्रा है वो कहती है, या वायला जो सेसेरियो के भेष में है वो कहती है,
या आदमी के भेष में रोजलिंड है वो कहती है। तो ये आई विल डू माई बेस्ट टू वू योर लेडी, मैं अपना बेस्ट करूंगी टू योर लेडी, तुम्हारी लेडी से, जो तुम्हारी औरत है उससे कहूंगी। प्रेमिका नहीं उसको लेने गई थी। ये शब्द है वाइला के, जो सेसेरियो के रूप में रह रही है तो लड़की मगर लड़का बन के रहे रही है, सेसेरियो। नेक्स्ट 26वां, वन दैट लव्ड नॉट वाइजली बट टू वेल, एक जो प्रेम तो करता है अच्छी तरीके से लेकिन बुद्धिमानी तरीके से नहीं करता। एक जो प्रेम तो करता है कोई अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन बुद्धिमानी नहीं है, बुद्धिमानी से प्रेम नहीं करता है। इन लाइनों को किसने कहा है? अरे इन लाइनों को ओथेलो ने कहा है कि डेस्टिमोना ने कहा है, वाइला ने कहा है कि एंटोनी ने कहा है? तो इन लाइनों को ओथेलो ने ही कहा है जब डेस्टिमोना को उसने कत्ल कर दिया था। 27वां क्वेश्चन, इफ आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट केम सच काम्स मे द वाइंड्स ब्लो टिल दे हैव वीकेंड डेथ। अरे यदि प्रत्येक तूफान के बाद में इस तरीके की शांति आनी है तो हो सकता है हवाएं ब्लो हो जाए जब तक वेक्ड डेथ, मतलब जब तक वो नष्ट ना कर दें, डेथ माने मृत्यु तक ना पहुंचा दे, तो हो सकता है हवाएं इतनी तेज चले। यदि प्रत्येक तूफान के बाद में इस प्रकार की शांति आती है तो हो सकता है वाइंड्स ब्लो टिल दे हैव वीकेंड डेथ। ये लाइनें कहां से, किसने, वेयर, ये लाइनें किस उसमें हैं? तो ये लाइनें जो हैं ओथेलो की हैं। मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर और ओथेलो ये शेक्सपियर की क्या हैं? तो हमने कई बार बताया है मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो की ग्रेट ट्रेजेडी है। हैमलेट क्रम में अगर देखा जाए 1602 में लिखी गई, ओथेलो 1604 में लिखी गई, 5 में लिखी गई किंग लियर और 6 में लिखी गई मैकबेथ। 29वां क्वेश्चन, द टेम्पेस्ट, प्रेकेल्स, सिम्बेलिन और विंटर्स टेल लास्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर, ये ना तो पूर्ण रूप से कॉमेडी है और ना पूर्ण रूप से ट्रेजेडी है। ये क्या है? तो हमने बताया था या तो ड्रामेटिक रोमांसेस लिख लो और या ट्रेजिक रोमांस, ट्रेजिक कॉमेडी लिख लो। तो ये चारों को ही, टेम्पेस्ट जो 1611 में लिखी गई, पेरिकल्स जो 1607 में लिखी गई, सिम्बेलिन जो 1610 में लिखी गई और विंटर्स टेल जो 1609 में लिखी गई। ये ड्रामेटिक रोमांस है। 30वां क्वेश्चन, सॉन सॉन्ग शेक्सपियर का कौन है? तो द टेम्पेस्ट 1611 सही ऑप्शन, द टेम्पेस्ट। 3 ऑप्शन और दिए गए हैं, लव लेवर्स लोस्ट, लव लेवर लोस्ट जो लिखा गया था, लव लेवर लोस्ट 1594-95 में, मेजर फॉर मेजर जो लिखा गया था 1603 में, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना पहली कॉमेडी है 1590-91 में लिखी गई थी। लव लेवर लोस्ट जो है ये सबसे ज्यादा इसकी रिदम लाइन इसमें है और सबसे कम है ए मिडसमर, दूसरे नंबर पे है द मिडसमर नाइट ड्रीम। तो इसमें सॉन्ग जो है ये टेम्पेस्ट है। 31वां क्वेश्चन, जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा आर रोमन प्लेज। जूलियस सीजर और एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा ये एक रोमन प्ले है, लेकिन 3 बताए गए हैं रोमन प्ले। एक और कौन है? कोरियोलाइनस है, टेम्पेस्ट है, रोमियो एंड जूलियट है, या कोई नहीं? तो टेम्पेस्ट तो कॉमेडी में गिनी जाती है और ट्रेजिक कॉमेडी भी कही जाती है 1611 में जो लिखी गई। रोमियो एंड जूलियट ये तो पेवर ट्रेजेडी है, रोमियो एंड जूलियट ट्रेजेडी में गिनी जाती है 1595 में जो लिखी गई। बचा एक ऑप्शन कोरियोलाइनस, तो यही रोमन प्ले में गिना जाता है, यद्यपि ट्रेजेडी में भी गिन सकते हैं कोरियोलाइनस जो 1608 में लिखा गया। 32वां क्वेश्चन है, ए क्रिटिक हैज डिवाइडेड शेक्सपियर कैरियर सिंबॉलिक, द कंट्री माउस, द स्कूल ऑफ लव, द गार्डन ऑफ एडन, द अनवीडेड गार्डन, द डार्क टावर, रोड टू फ्रीडम एंड ए वर्ल्ड ऑफ इमेज। जैसे लॉन्ग साहब ने 4 भागों में बांटा था, ए पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, ए पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट,
ए पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन, और ए पीरियड ऑफ रिस्टोर्ड सिक्योरिटी ऑफ काम आफ्टर स्टॉर्म। वैसे ही 4 भागों में एडवर्ड डाउडेन ने अपनी किताब शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट 1875 में जो लिखी गई, उसमें भी इन्होंने 4 भागों में साहित्यिक कैरियर को शेक्सपियर के बांटा था। इन दी वर्कशॉप, इन दी वर्ल्ड, आउट ऑफ डेप्थ, ऑन दी हाइट्स। ऐसे ही शेक्सपियर के जीवन को, शेक्सपियर के कैरियर को इतने भागों में बांटा है। पहला भाग दी कंट्री माउस, दूसरा भाग दी स्कूल ऑफ लव, तीसरा भाग दी गार्डन ऑफ एडन, चौथा भाग दी अनवीव्ड गार्डन, पांचवा भाग दी डार्क टावर, छठवां भाग दी रोड टू फ्रीडम एंड ए वर्ल्ड ऑफ इमेज। 7 भागों में दी कंट्री माउस, दी स्कूल ऑफ लव, दी गार्डन ऑफ एडन, दी अनवीडेड गार्डन, दी डार्क टावर, रोड टू फ्रीडम एंड ए वर्ल्ड ऑफ इमेज। तो 7 भागों में किस आलोचक ने ये बांटा है? तो ये है डोनाल्ड ए स्टॉफर। कौन है? डोनाल्ड ए स्टॉफर। तो डोनाल्ड ए स्टॉफर ने इतने भागों में शेक्सपियर के कैरियर को बांटा है। 33वां क्वेश्चन है, देयर इज नो आर्ट to find the mind's construction in the face. He was a gentleman on whom I built an absolute trust. यहाँ किंग डंकन कमेंट करता है किसके लिए? There is no art, उसमें कोई कला नहीं है, लेकिन दिमाग को कॉन्स्ट्रक्शन कर पाना in the face, उसके चेहरे पर, उसके अंदर कोई कला नहीं है। और टू फाइंड द माइंड्स कॉन्स्ट्रक्शन इन द फेस, उसके चेहरे पर दिमाग को कॉन्स्ट्रक्शन केंद्रित कर पाना। ही वाज ए जेंटलमैन ऑन होम आई बिल्ट, वह जेंटलमैन है जिसको मैंने एब्सोल्यूट, जिस पर मैंने निसंदेह विश्वास किया है। ये शब्द कहे गए हैं द थेन ऑफ काउडर, जो मैकबेथ था, है ना, थेन ऑफ काउडर। 34वां क्वेश्चन, ए लिटिल वाटर क्लियर्स अस ऑफ द डीड। एक छोटी, ए लिटिल वाटर क्लियर्स अस ऑफ द डीड, यानी इसका अर्थ यह है कि एक छोटा सा पानी हमारे कार्यों को साफ कर सकता है, अर्थात छोटी सी गलती भी हमारा जो कारनामा है उसको पर्दाफाश कर सकता है। ये कथन लेडी मैकबेथ ने मैकबेथ से कहे थे। अरे मैकबेथ की पत्नी ने उससे कहा था, ए लिटिल वाटर क्लियर्स अस ऑफ द डीड। 35वां क्वेश्चन, Who wrote Shakespearean comedy and Shakespearean tragedy? तो शेक्सपियरियन कॉमेडी 1938 में जो लिखी गई, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1948 में लिखी गई, ये किसने लिखे थे? तो शेक्सपियरियन कॉमेडी 1938, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1948, इन दोनों किताबों के रचनाकार हैं H.B. चार्ल्टन। H.B. चार्ल्टन। 36वां क्वेश्चन है, रॉय वॉकर की किताब है द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट, 1948 में लिखी। द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट 1948 में। 49 में लिखी द टाइम इज फ्री। रॉय वॉकर जी ने शेक्सपियर पर 2 किताबें लिखी, द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट 1948 और द टाइम इज फ्री 1949 में किताबें लिखी। किस पर? ये किताबें लिखी गई शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म पर। ना मिल्टन पर लिखी गई, ना शेक्सपियर की पोट्री पर लिखी गई, ना शेक्सपियर की जीवनी पर लिखी गई। द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट, द टाइम इज फ्री, ये शेक्सपियरियन की क्रिटिसिज्म पर लिखी गई। 37वां क्वेश्चन, डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट हियर ऑफ फेम, व्हाट नीडेस्ट थाउ सच वीक विटनेस ऑफ थाई नेम, स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। ये किसने कहा? अरे स्मृति के प्यारे संतान, स्मृति के प्यारे पुत्र, ग्रेट हेयर ऑफ फेम, तुम यश के महान उत्तराधिकारी हो, स्मृति के प्रिय पुत्र हो और यश के तुम महान उत्तराधिकारी हो। व्हाट नीडेस्ट, तुम्हें क्या हो सकता है? सच वीक विटनेस ऑफ थाई नेम, अरे तुम्हें कोई विटनेस, कोई तुम्हें कमजोर वीक विटनेस ऑफ थाई नेम, तुम्हारा कोई कमजोर गवाह नाम ले तब तुम संसार में जाने जाओगे। नहीं, तुम तो ऑलरेडी ग्रेट हियर ऑफ फेम, यस के तुम तो
महान उत्तराधिकारी हो। अरे स्मृत के प्यारे पुत्र, तुम्हें क्या आवश्यकता है एक तुच्छ गवाह की तुम्हारे नाम के लिए। स्वीटेस्ट शेक्सपियर, अरे प्यारे शेक्सपियर, फैंसी चाइल्ड, तुम फैंसी चाइल्ड हो। ये कमेंट जॉन मिल्टन ने दिया था शेक्सपियर के लिए। 38वां क्वेश्चन, अवर माइरियड माइंडेड शेक्सपियर। अवर माइरियड माइंडेड शेक्सपियर ये कहा था एसडी कॉलरिज ने शेक्सपियर को। अवर माइरियड माइंडेड शेक्सपियर ये कहा किसने था शेक्सपियर को? मायरी माइंडेड, अवर माइरिड माइंडेड ये कहा था एसडी कॉलरिज ने। 39वां क्वेश्चन 39th, ऑर्सिनो इन ट्वेल्थ नाइट इज द ड्यूक ऑफ। ट्वेल्थ नाइट जो एक कॉमेडी है ट्वेल्थ नाइट, इसका दूसरा नाम व्हाट यू विल है, 1601 में जो लिखी गई, उसमें कह रहा है कि ऑर्सिनो कहाँ का ड्यूक है। तो आप लोग जानते हैं कि ऑर्सिनो ट्वेल्थ नाइट जो 1601 में लिखी गई कॉमेडी, उसमें ऑर्सिनो जो है वो इलीरिया का ड्यूक है। कहाँ का? इलीरिया का। 40वां और इस पार्ट का अंतिम, इज इट ए वर्ड टू हिड वर्च्यू इन। ये कौन कहता है? क्या यह संसार क्वालिटियों को छिपाने में लगा है? मतलब इस संसार में क्या गुण छिपाने योग्य है? इज इट ए वर्ड, ये क्या यह संसार गुणों को छिपाता है अपने अंदर? ये किसने कहा था? ये कहा था सर टॉबी ने सर एंड्रू से। सर टॉबी ने सर एंड्रू से कहा था क्या यह संसार गुणों को छिपाने वाला है। तो इस तरीके से 2 पार्ट आप लोगों ने देखे, और 2 पार्ट ये देख लो और समझ लो शेक्सपियर का